दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज चैप्टर नंबर 10 टाइटल्ड एज द सर्मन एट बनारस। अब यहाँ जो ये टाइटल है इसके अगर हम दो वर्ड समझ जाते हैं डेफिनेटली हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, एक आउटलाइन मिल जाएगी कि किस बारे में हमारी बातचीत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमें बात करनी है सर्मन के बारे में। ये क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रीचिंग्स देते हैं, टीचिंग्स देते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, राइट। तो वो किस तरीके से एक जगह पे बैठ के बहुत से लोगों से या फिर एक इंसान से कुछ अच्छी मॉरल्स वाली बातें, कुछ एथिकल बातें, जो भगवानों की बातें होती हैं, स्क्रिप्चर्स से रिलेटेड बातें होती हैं, ऐसी बातें जो हैं आपको टीचिंग्स के रूप में, प्रीचिंग्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्मन। किसे? ये जो एक पूरा प्रोसेस है जो टीचिंग्स दी जाती हैं उसे कहा जाता है सर्मन। क्लियर? फिर बात हो रही है बनारस की। अब ये क्या है, ये बनारस के लिए वर्ड यूज किया गया है, बनारस, जिसे आप वाराणसी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये प्लेस का नाम हो गया, यानी कि एक ऐसी टीचिंग या प्रीचिंग जो कि बनारस में दी गई हो, उस पे बेस्ड हमारा ये चैप्टर है। क्लियर? अब बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट लॉर्ड गौतम बुद्धा। ठीक है, आप सब जानते हैं गौतम बुद्धा के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा कि गौतम बुद्धा जो है वो एक प्रिंस थे। ठीक है, वो एक राजा के बेटे थे, किंग के बेटे थे, तो ही वॉज अ प्रिंस। तो क्या होता है, ये जो जैसे नॉर्मल एक अपब्रिंगिंग होती है ना प्रिंस की, सारी फैसिलिटीज के साथ, सारी चीजों के साथ, वैसे ही इनकी अपब्रिंगिंग होती रही। फिर इनको स्कूल भेज दिया गया और स्कूल में इनको क्या पढ़ाया जाता था, हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, डिफरेंट भगवानों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजियस चीजें जो कि इनको पढ़ाया जाता था। अब इन सब के बाद जब वो पढ़कर वापस आए तो इनकी शादी, मैरिज जो है एक प्रिंसेस से होती है और फिर इनका एक बेटा होता है, एक सन होता है। ठीक है, यानी नॉर्मल जैसे लाइफ चलती है वैसे ही चल रही है इनकी भी। बट एक दिन क्या होता है, लॉर्ड गौतम बुद्धा जो हैं वो बाहर जाते हैं अपने पैलेस के, और ड्यूरिंग जो भी उनका विजिट होता है विलेज में, तब क्या होता है, उन्हें कुछ ऐसे इवेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि वन ऑफ दोज इज कि उन्हें एक ओल्ड मैन, सिक मैन दिखाई देता है, उन्हें किसी का एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखाई देता है, यानी जिस तरीके से फ्यूनरल किया जाता है वो सारा प्रोसेस दिखता है। तो ये ऐसे इवेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल नहीं पता थे कि ऐसी भी चीजें इस दुनिया में होती हैं। क्लियर? तो जब लॉर्ड बुद्धा एनकाउंटर करते हैं ये सारे इवेंट्स, तो उनको समझ आता है कि लाइफ इज नॉट ओनली व्हाट आई वाज लिविंग टिल नाउ, यानी लाइफ वैसी नहीं है जैसी मेरे हिसाब से थी, फैसिलिटीज होना, खुशियां होना, सिर्फ हैप्पीनेस वाज समथिंग जो उनको पता था कि लाइफ में होता है। क्लियर? बट जब उन्होंने देखा कि लाइफ में डेथ, सिकनेस, ओल्ड एज, ऐसी भी चीजें होती हैं, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, आई हैव टू जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स बिहाइंड, और वो सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना पूरा राज्य, जो भी किंगडम है, जो भी उनके पास हक आता, राइट, कि वो भी नेक्स्ट क्या होते, किंग होते, ये सब चीजें उन्होंने छोड़ दी। और वो जो है अब किसके लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, यानी कि मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, एक दिन एक पीपल की ट्री जो होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, उसके नीचे बैठते हैं, एंड ही ट्राइज टू गेट दैट एनलाइटनमेंट, मोक्ष प्राप्ति की वो कोशिश करते हैं, और विद इन 7 days उनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है, वो उस ट्री का नाम चेंज करके उसको दे देते हैं नाम द बोधि ट्री। बोधि मीन्स द ट्री ऑफ विजडम। क्लियर? और फिर खुद का नाम भी वो क्या रख लेते हैं, लॉर्ड गौतम बुद्धा। क्लियर? रियल में इनका नाम क्या होता है, सिद्धार्थ। क्लियर? तो अब जो है किस तरीके से इनकी प्रीचिंग्स, टीचिंग्स वगैरह चलती हैं, क्योंकि अब इनको एनलाइटनमेंट मिल गया है, तो डेफिनेटली अब ये लोगों को भी वो टीचिंग्स, वो प्रीचिंग्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इनका जो सबसे पहला ये जो टीचिंग या प्रीचिंग होती है वो होती है बनारस में, और इसी को बोला है द सर्मन एट बनारस। क्लियर? अब ये टीचिंग जो है वो किसको देते हैं, एक लेडी को देते हैं जिसका नाम है कीसा गौतमी, और उनसे जो भी बातचीत होती है, ऐसा क्या होता है, वो क्या सिखाना चाहते हैं उनको, वो सब हम चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? तो दिस वाज द ओवरऑल आउटलाइन कि हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं, लॉर्ड गौतम बुद्धा की स्टोरी क्या होने वाली है, फाइनली वो फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सर्मन क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर आपको भी एक बहुत अच्छा मैसेज प्रोवाइड करेगा, आपकी भी आईज ओपन होंगी कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है, हाउ वी शुड डील विद द लाइफ, और ऐसी टीचिंग्स जो है वो बहुत जरूरी है, और इसीलिए भी आपके सिलेबस में ये चैप्टर मेंशन्ड है। क्लियर? तो आई होप आपको टाइटल समझ आ गया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ऑल राइट,
सो गौतम बुद्ध 563 BC 483 BC इनका बर्थ डेट है, ठीक है। बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। तो इनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, आपको पता होना चाहिए। और जब एनलाइटनमेंट इनको मिल जाता है उसके बाद इनका नेम वो गौतम बुद्ध के नाम पे रख देते हैं, यानी कि जैसे उन्होंने ट्री का नाम रखा ना, बोधि ट्री, जिसे इन्हें बोला है ट्री ऑफ विजडम, वैसे ही खुद का नाम भी क्या हो गया? बुद्धा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है कि गौतम बुद्धा बिगैन हिज लाइफ एज अ प्रिंस, उनका नाम क्या था? रियल नेम क्या है? सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया यानी नॉर्थ साइड पे एक किंगडम में इनका जन्म होता है। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. फिर क्या होता है? जैसे ही ये 12 ईयर्स के हो जाते हैं, 12 साल के हो जाते हैं सिद्धार्थ गौतम, तो इनको जो है पढ़ाई के लिए, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए भेज दिया जाता है। अब इन्हें स्कूलिंग जो है किस चीज में मिलती है? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? एम्बॉडीइंग द लॉज और डॉक्ट्राइन्स ऑफ अ रिलीजन, यानी कि जो बहुत रिलीजियस हो, प्योर हो, उसे बोलते हो सेक्रेड, राइट। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है? द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन, जो डिफरेंट रिलीजन की जो सेक्रेड राइटिंग्स हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड जो अच्छी अच्छी बातें हैं, वो जिन में लिखा होता है, उन राइटिंग्स को हम कहते हैं स्क्रिप्चर्स। क्लियर? तो इनको जो है स्कूलिंग के लिए एट द एज ऑफ 12 भेज दिया गया, और ये क्या पढ़ रहे थे वहां पर? सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के बारे में स्कूलिंग कर रहे थे। एंड 4 years later he returned home to marry a princess, और 4 साल बाद अपनी स्कूलिंग के ये जो है वापस आ गए अपने किंगडम में, और इन्होंने क्या किया? एक प्रिंसेस से शादी कर ली। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Now befitted का मतलब be appropriate for or suit, यानी कि ये जो है सिद्धार्थ गौतम और उनकी जो वाइफ है, जो प्रिंसेस थी, इनका एक बेटा होता है, और ये लोग जो है 10 ईयर्स तक बहुत ही ब्यूटीफुल रॉयल्टी वाली भरी सारी फैसिलिटीज के साथ लाइफ व्यतीत करते हैं। दे स्पेंड देयर लाइफ लाइक दिस। क्लियर? तो बेसिकली आपको क्या समझाया यहाँ पर कि जो लॉर्ड गौतम है ना, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पहले से ही गौतम बुद्धा के नाम से नहीं, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। और वो जो है उन्होंने स्कूलिंग किस में की है? स्कूलिंग की है सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में एट द एज ऑफ 12, और आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इन द स्कूल वो रिटर्न बैक करते हैं। ही गेट मैरिड टू अ प्रिंसेस, दे हैव अ सन, एंड देन दे लिव फॉर 10 years द लाइफ जैसे कि एक नॉर्मल प्रिंस रहता है। क्लियर? ऑलराइट। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for आर्म्स। क्या लिखा है यहाँ पर कि एट द एज ऑफ 25, हमें पता है 12 की एज पे उन्होंने स्कूलिंग की। आफ्टर 4 years जो है वो अपनी जो है शादी वादी हो गई उनकी, उनका बेटा हुआ, ठीक है। फिर 10 years की लाइफ, जैसे अराउंड 26 या 25 की अगर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली बताया है कि जब उनकी एज कितनी थी? 25 years की, तब जो है ये हेयर टू फोर का मतलब क्या होता है? बिफोर नाउ, यानी अभी तक, अभी जो इंसिडेंट स्टार्ट होगा उसके पहले तक गौतम बुद्ध जो है, या सिद्धार्थ गौतम कह लीजिए, इनको जो है शील्डेड यानी कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड, इनको पता ही नहीं था, अनअवेयर रखा गया था किन चीजों से? सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उनको पता ही नहीं था कि सफरिंग्स क्या होती हैं इस दुनिया में, किस तरीके से लोग सफर करते हैं, उनको नहीं पता था। क्लियर? वाइल आउट हंटिंग, बट होता क्या है, एक दिन ये हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है। एंड ही चांस्ड अपॉन का मतलब क्या है? केम अक्रॉस बाय चांस, और एकदम से बाय चांस क्या होता है? ये जो है क्या देखते हैं? एक सिक मैन को। तो नंबर 1 ये किसे देखते हैं? एक बीमार आदमी को ये देखते हैं, तो इनका जो है ध्यान जाता है। देखो हर जगह देखने को मिलेगा आपको, एक एज है, यहाँ पे फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा है, एक जो है यहाँ पर आर्म्स मांग रहे हैं जो मॉन्क हैं, तो इस तरीके से इनका ध्यान जाता है। ये देखिए ओल्ड एज है। क्लियर? तो ये जो सिद्धार्थ गौतम है वो एक एक करके किस किस को देखते हैं आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 वो देखते हैं एक सिक मैन को, जो बीमार आदमी है। सेकंड एजेड मैन को, यानी कि एज हो जाती है, ओल्ड मैन है उनको। फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सारे जो कस्टम्स ट्रेडिशंस निभाए जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है। क्लियर?
एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और फिर वो एक मॉन्क यानी साधु को देखते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, मांग रहे हैं क्या, आर्म्स। आर्म्स मीन्स मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल और चैरिटी, जिसे आप हिंदी में भी कहते हो, वो जो है वो मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे लाइफ में एज हो जाना, ठीक है, अभी तो नॉर्मल अपन यंग है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप ओल्ड होते हो ना बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, राइट। तो ओल्ड एज भी क्या है, एक सफरिंग है। नेक्स्ट सिक होना तो ऑब्वियसली भाई एक सफरिंग है, बीमार होना। नेक्स्ट फ्यूनरल प्रोसेशन यानी डेथ, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ। डेथ भी क्या है, एक ऐसी चीज थी जो गौतम बुद्ध को नहीं पता थी कि डेथ भी कुछ होता है, क्लियर। एंड फाइनली इनको क्या दिखता है कि एक मॉन्क है जो कि क्या कर रहे हैं, आर्म्स मांग रहे हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं है, और ये सारी जो सफरिंग्स हैं, ठीक है ना, ये सारी सफरिंग्स, पॉवर्टी बोल लो, एज बोल लो, सिकनेस बोल लो, ये सब पता ही नहीं थी किसको, गौतम बुद्ध को। बट जब वो एक दिन हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं और उनको ये सारी चीजें दिखती हैं तो ही इज शॉक्ड, क्लियर, ऑल राइट। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. But जब वो ये सारी चीजें देखते हैं ना, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, he is moved, यानी कि वो शॉक्ड हो जाते हैं और एकदम से उनके दिमाग में क्या आता है, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, कि मुझे बाहर जाके अब एनलाइटनमेंट चाहिए, यानी कि अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, सिर्फ भगवानों का नॉलेज गेन करना, सही बात क्या है लाइफ की, किस तरीके से हम इन सफरिंग से अफेक्ट ना हो, जिसे आप मोक्ष कहते हो, वो प्राप्त करने, वो हासिल करने गौतम बुद्ध ने डिसाइड किया कि नाउ आई विल गो एंड सीक दिस एनलाइटमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, क्योंकि उन्होंने जब ये दुख देखा ना, लोगों का सफरिंग्स देखी, तो ही कुड नॉट जस्ट सी इट, एंड देन ही डिसाइडेड कि नाउ आई वांट टू डू व्हाट, नाउ आई वांट टू सीक एनलाइटनमेंट। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 साल तक वो वैंडर यानी भटकते रहे, घूमते रहे, किसकी तलाश में, एनलाइटनमेंट की तलाश में, ठीक है। 7 years तक वो इसी तरीके से वैंडर करते रहे, बट एक दिन क्या हुआ, he found a peepal tree, उनको एक पीपल का पेड़ मिला और वो उसके नीचे जाके बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came. vow का मतलब क्या होता है, शपथ लेना, प्लेज करना, ठीक है, कसम खाना। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है, जैसे ही उनको ये पीपल ट्री मिलता है, वो वहाँ बैठते हैं और वो ये कसम खा लेते हैं, प्लेज कर लेते हैं कि जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। Enlightened after 7 days, और 7 days के बाद, अब ये चीज आपको ध्यान रखने में इशू नहीं होगा, 7 years तक he was roaming, he was wandering, but after 7 days he got what, enlightenment. He renamed the tree the Bodhi tree and began to teach and to share his new understandings. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्री को क्या नाम दे दिया, the Bodhi tree, जिसका मतलब होता है tree of wisdom. Wisdom means what, the quality of having experience, नॉलेज एंड गुड जजमेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, यानी कि अगर आपको हर एक चीज का रियल मतलब पता है कि लाइफ रियल है क्या, ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास हमेशा एक प्रॉपर सोल्यूशन होता है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसे कहते हैं कि सामने वाले के पास क्या है, विजडम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस ट्री का नाम रख दिया द बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है द ट्री ऑफ विजडम, क्लियर। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। ना ऑब्वियसली उनके पास जो नॉलेज आ गया है, जो एनलाइटनमेंट उनको मिल गया है, वो यही चाहते थे कि अब वो ये सारी चीजें जो है सबको समझाएं, सबको बताएं कि एग्जैक्टली मतलब क्या होता है लाइफ का, क्लियर, ऑल राइट। At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. अब इनका नाम जो है ये भी बुद्धा पड़ गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने इस ट्री का नाम क्या रखा था, बुद्धि ट्री, उससे जो है इनका नाम भी क्या रख दिया, बुद्धा, और अब हम इनको जानते हैं गौतम बुद्धा के नाम से, क्लियर। तो एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हो अवेकेंड या एनलाइटेंड, यानी कि जिसकी रियल में जिसको नॉलेज मिल गया है, जिसको रियल में पता चल गया है कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है, या जिसको मोक्ष प्राप्ति हो गई है, उसे कहते हैं हम awakened या enlightened, ठीक है। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. क्या लिखा है यहाँ पर कि बुद्धा जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी जो टीचिंग है, अपनी जो प्रीचिंग है, जैसे क्या कहते हो, sermon. Sermon means religious or
मॉरल टॉक। क्लियर? यानी कि जिस तरीके से भगवानों की बातें या आपको एग्जैक्टली पता चलेगी लाइफ का मतलब क्या है, इन सबको आप सर्मन कहते हो हिंदी में। तो इस तरीके से ये बैठ के अपनी पूरी टीचिंग्स देते थे लोगों को। और सबसे पहले उनका जो सर्मन था वो कहाँ हुआ था? बनारस में। ठीक है, जिसे कहा जाता है मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस यानी कि ऐसी बहुत सी जगह है, राइट, तीर्थ स्थान बोलते हो जिनको, जहां पे जाके हम डिफरेंट रिवर्स में बात करते हैं, वी बेथ देयर। तो यहाँ पर इसे क्या बोला है? डिपिंग प्लेसेस, यानी कि बेथिंग। ठीक है, जहां पे डुबकी उबकी लगाते हैं जिसे कहते हैं। तो सबसे ज्यादा होली, पवित्र जगह जिसे कहा जाता है वो कौन सी है? बनारस। और यहीं पे इनका फर्स्ट सर्मन हुआ था। That sermon has been preserved and is given here। और ये उन्होंने उस टाइम क्या टीचिंग दी थी, क्या सिखाया था, वो जो है अभी तक प्रिजर्व्ड है, यानी हमें पता है और वही हम अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिसमें क्या बताया गया है कि जो सिद्धार्थ गौतम है, यानी जो प्रिंस थे, वो एक नॉर्थ इंडिया के एक किंगडम में पैदा हुए और उन्हें 12 इयर्स की एज पर स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, जो वो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में पढ़ाई कर रहे थे। आफ्टर 4 इयर्स वो रिटर्न बैक होते हैं, उनकी शादी हो जाती है एक प्रिंसेस के साथ और फिर उनका एक बेटा होता है। फिर 10 साल तक वो यही नॉर्मल लाइफ जीते हैं जैसे कि कोई भी एक प्रिंस जिएगा। बट डिफरेंस क्या था कि इनको पता ही नहीं था कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या सफरिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता था। उनके लिए लाइफ हमेशा से ईजी रही है और उनको यही लगता था कि लाइफ ऐसी ही होती है। बट वन डे व्हाट हैपेंस एट द एज ऑफ 25, ये हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं और उनको तब वहां पर बहुत से इवेंट्स दिखते हैं। उन्हें फ्यूनरल प्रोसेशन दिख रहा होता है, उन्हें एक ओल्ड मैन दिखता है, एक सिक मैन दिखता है और एक मॉन्क दिखता है जो कि चैरिटी मांग रहे हैं या आर्म्स मांग रहे हैं। क्लियर? अब ये जब वो चीजें देखते हैं तब उनको समझ आता है कि भाई रियल सफरिंग्स क्या होती हैं और वर्ल्ड जो है इतना, या लाइफ जो है इतनी ईजी नहीं होती जितनी कि मैंने जी है। और वहीं पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई नाउ आई डोंट वांट टू लिव इनटू ऑल दीज थिंग्स इन द किंगडम, और वो सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर वो जो है मोक्ष की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट के लिए भटकते रहते हैं। आफ्टर 7 इयर्स उनको एक पीपल ट्री दिखता है और उस पीपल ट्री के नीचे वो बैठ जाते हैं। ही टेक्स अ प्लेज, कसम खाते हैं कि भाई जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। बट आफ्टर 7 डेज इनको एनलाइटनमेंट मिल जाता है और ये फिर उस ट्री का नाम क्या करते हैं? चेंज करके रख देते हैं द बोधि ट्री, जिसे हम कह सकते हैं ट्री ऑफ विजडम। उसके बाद वो अपनी सारी टीचिंग्स प्रीचिंग्स जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करने लगे, सबको बताने लगे कि एग्जैक्टली नॉलेज क्या है, रिलीजियस टॉक्स करने लगे। और उनका सबसे पहला जो सर्मन था वो कहाँ हुआ था? बनारस में। वो क्या था वो अभी हम पढ़ेंगे। और इसी तरीके से उनका नाम भी क्या पड़ गया? बुद्धा, जिन्हें हम जानते हैं अब लॉर्ड गौतम बुद्धा के नाम से। क्लियर? ऑल राइट, चलिए वो सर्मन पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें पूरा चैप्टर गिवन है। It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering। ये जो सर्मन है ना वो क्या बताने वाला है? ये सर्मन बताने वाला है द बुद्धाज विजडम। किस तरीके से लॉर्ड बुद्धा को हर एक चीज का नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, वो आपको पता चलेगा यहाँ पर। विच इज वॉट? इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, समझ ही नहीं आता। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर देखो, एज देखो, डेथ देखो, फिर इसके बाद है सिकनेस, देन है पॉवर्टी। तो इन सब चीज़ों में ना 3 चीज़ें समझ आती हैं, जो कि है एज, जो कि है सिकनेस एंड पॉवर्टी। बट डेथ जो है ना वो हर किसी को समझ नहीं आती। एक अल्टीमेट रियलिटी है, सबको पता है, बट कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? जब भी कोई अनफॉर्चुनेटली हम किसी को खो देते हैं अपनी लाइफ में तो हम रोने लगते हैं, लैमेंट करते हैं कि भाई सामने वाला चला गया। बट वी डू नॉट रियलाइज कि हमारे रोने से वो सामने वाला वापस नहीं आएगा, राइट? अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? अपने आप को सफर कराते हैं। और यही चीज यहाँ लॉर्ड बुद्धा हमको सिखाएंगे। क्लियर? तो लॉर्ड बुद्धा का ये जो सर्मन है वो क्या बताने वाला है? इट रिफ्लेक्ट्स द विजडम। ये बताने वाला है कि किस तरीके का उनका नॉलेज है अबाउट व्हाट? इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जिसे आप समझ नहीं सकते। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब सर्मन जो है किसको दिया था इन्होंने? हम बात कर चुके हैं कीसा गौतमी को। ठीक है, ये एक लेडी है जिनकी पूरी स्टोरी अब हम पढ़ेंगे। तो कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक लौता बेटा था उनका, सिंगल सन था, सिंगल चाइल्ड था। किसका? कीसा गौतमी का। एंड ही डाइड, और अनफॉर्चुनेटली उनका वही बेटा जो है वो यहाँ से वर्ल्ड से चला जाता है। शी लूजेस हिज सन। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors। और क्योंकि कीसा गौतमी का इकलौता बेटा है, obviously for a mother nothing is more important than their child, right? उनके बच्चों से ज़्यादा important कुछ नहीं होता for a mother। And she loses her only son। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो उस grief में, उस sadness में क्या करती हैं? बार बार अपने neighbors के पास जाती हैं, अपने पड़ोसियों के पास जाती हैं।
asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. और वो जा जाके अपने नेबर्स यही बोलती हैं कि क्या आपके पास कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. बट हुआ क्या है, उनका बेटा जो है बीमार नहीं है बल्कि वो डेड है, राइट. वो मर चुका है और वो चीज़ वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने नेबर्स के पास जा जाके यही बोलती हैं कि मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. अब ये चीज़ सुनकर बाकी लोगों को क्या लगता है कि ये अपने सेंसेस में नहीं है, यानी कि ये अपना होश खो बैठी हैं. अब ये एक सॉर्ट ऑफ ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई मैड औरत हो और इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है कि भाई इनको कुछ भी बोल सकते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाई है वो अपने बेटे की डेथ को. द बॉय इज डेड. At length, कीजा गौतमी met a man who replied to her request. और हर कोई यही बोलता था उनको कि she has lost his senses, यानी पागल हो चुकी हैं और इनका बेटा जो है वो नहीं है इस दुनिया में, but she is not ready to accept. और ऐसा बोलकर उनको भेज देते थे. और वो क्या करती थी, वो कंटिन्यूसली हर किसी के पास जा रही हैं यही बोलने कि भाई कोई मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. ऐसे करते करते थोड़ी दूरी पर क्या होता है, इनको एक मैन दिखाई देता है, एक आदमी दिखाई देता है और वो इनको एक रिप्लाई करता है. यानी इस तरीके से वो नहीं बोलता कि आप अपना सेंसेस खो बैठी हैं या क्या, वो जो है उनको रिप्लाई करते हैं. क्या रिप्लाई करते हैं, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. तो वो क्या बोलते हैं, I cannot give thee का मतलब क्या होता है, you. एक लैंग्वेज है, पहले जो है कैसे यूज किया जाता था, यू नहीं लिखा जाता था, दी लिखा जाता था, ठीक है. तो दी और कुछ नहीं है, यू है. तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, I cannot give you, ठीक है. मेडिसिन, बट एक फिजिशियन है जिसे मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर है जिसे मैं जानता हूँ जो आपको एक मेडिसिन दे सकते हैं. क्लियर, ऑलराइट. And the girl said, pray tell me sir, who is it? And then the man replied, go to Sakyamuni the Buddha. क्या लिखा है यहाँ पर कि and the girl said. तो ये जो लेडी हैं वो रिप्लाई करती हैं, pray tell me sir, who is it? अब pray tell me का मतलब क्या होता है, used for emphasis to demand an answer. यानी बहुत पोलाइटली, बहुत नम्रता पूर्वक अगर आप किसी से बोलना चाहते हो कि I want the answer, I want the reply, तो हम बहुत अच्छे से जो है ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि pray tell me sir, who is it? क्लियर. तो वो क्या रिप्लाई करते हैं कि एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यमुनि द बुद्ध. जहाँ के आप बुद्धा से मिलो, वो है वो फिजिशियन जो डेफिनेटली एक ऐसी मेडिसिन देंगे कि कुछ हो सकता है. डन. कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड. रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, अ स्टाइलिस्टिक व्यू वेंट टू, यानी एक बहुत स्टाइल में बोला जाता है रिपेयर्ड, किसको, जाने को. वेंट टू को बोलते हैं रिपेयर्ड. तो जो कीसा गौतमी है वो रिपेयर्ड यानी वो गई टू बुद्धा और वहां रो रो कर बोलने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. और वो वहां जाके बोलती हैं भगवान की तरह उनको एक तरीके से इंडिकेट करती हैं, ग्रीट करती हैं और बोलती हैं कि मुझे एक ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. और बुद्धा क्या बोलते हैं कि मुझे जो है हाथ एक मुट्ठी भरकर, हैंडफुल क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड्स चाहिए, सरसों के दाने चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. और जैसे ही वो जो लेडी है वो खुश हो गई, राइट, मस्टर्ड सीड्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो जो है खुश हो जाती हैं और वो क्या बोलती हैं, as in joy promised to procure. Procure means get. यानी वो प्रॉमिस करती हैं, ठीक है मैं आपके लिए मस्टर्ड सीड्स लेके आती हूँ. बट उसी वक्त गौतम बुद्धा क्या करते हैं, वो एक पॉइंट ऐड करते हैं. लेट्स सी गौतम बुद्धा और क्या बोलते हैं. The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, पेरेंट और फ्रेंड. गौतम बुद्धा बोलते हैं एक ऐसी कंडीशन जो कि फुलफिल हो ही नहीं सकती. वो बोलते हैं ऐसे घर से जाकर हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेके आओ जहाँ पे किसी की भी आज तक डेथ ना हुई हो. ऐसा घर जहाँ पर किसी ने अपने बेटे को या बेटी को, चाइल्ड को, हस्बैंड को, देन पेरेंट को या फिर फ्रेंड को खोया ना हो, किसी की भी डेथ ना हुई हो. पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. देखो ऑब्वियसली हमें ऐसा लग रहा है कि कीसा गौतमी को भी समझ जाना चाहिए था कि दिस इज इम्पॉसिबल, बट राइट नाउ वो जिस कंडीशन में है, उनने अपना बेटा खोया है, तो उनको इतना अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस वक्त सोच पाएं कि ये इम्पॉसिबल है. तो वो पूरी कोशिश करेंगी जिससे उनका बेटा वापस आए और वो क्या करती हैं, घर घर जाकर यही चीज बोलती हैं. एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट.
और जैसे ही वो लोगों के पास जाके बोलती हैं कि मेरा बेटा जो है वो उठ नहीं रहा है, वो बीमार है, मुझे जो है हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, पिटीड यानी फील सॉरो फॉर द मिसफॉर्च्यून ऑफ, उनको बहुत बुरा लगता है कि कीसा गौतमी की ऐसी कंडीशन है, और इसीलिए दया से वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये लीजिए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी कोई भी मस्टर्ड सीड देने से मना नहीं करता, वो सब मस्टर्ड सीड देने लगते हैं. बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी. तो जैसे ही कीसा गौतमी को वो लोग मस्टर्ड सीड्स देने लगते हैं, तो वो बोलती हैं, वो पूछती हैं, क्या आपके घर में किसी बच्चे का या किसी के आपके पेरेंट का या फिर आपके हस्बैंड का या वाइफ का, फ्रेंड का, रिलेटिव का, किसी की भी डेथ हुई है क्या आपके घर में? तो वो लोग जो है अलास बोलते हैं, यानी कि एक एक्सक्लेमेशन होता है फॉर सॉरो, ग्रीफ. ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं, लिविंग आर फ्यू बट डेड आर मैनी. वो बोलते हैं भाई जितने लोग जिंदा नहीं है ना हमारे यहाँ, उससे ज्यादा तो लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है. तो वो इस चीज से बताते हैं कि आप जो है जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि कोई नहीं किसी की भी डेथ नहीं हुई हो घर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने लोग मर चुके हैं हमारे यहाँ पर, उससे बहुत कम लोग हैं जो लिविंग है, जो जिंदा है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ. और वो बोलते हैं कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा डीप, सबसे ज्यादा इंटेंस सैडनेस की बात है, ग्रीफ की बात है, वो यही है, और प्लीज हमें बार बार वो चीजें याद मत दिलाओ. क्लियर? ऑल राइट. And there was no house but some beloved one had died in it. और ऐसा कोई घर नहीं था पूरे विलेज में जहां पर कोई beloved यानी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई इंसान ना हो जिसकी डेथ नहीं हुई हो. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. क्या होता है अब? Obviously कीसा गौतमी इतनी बार इतने घरों में जा चुकी हैं, तो she becomes weary, यानी कि feeling और showing extreme tiredness. वो थक जाती हैं, होपलेस हो जाती हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं होगा, और सारी उम्मीदें वो खो देती हैं. और ऐसा करते हुए वो क्या करती हैं, एक रोड के साइड पे बैठ जाती हैं, जहां पर वो पूरे शहर की लाइट्स देख पा रही हैं कि कैसे लाइट्स जो हैं वो फ्लिकर अप होती हैं, फिर एक्सटिंग्विश हो जाती हैं. फ्लिकर अप यानी कि शोन, शाइन होती हैं, चालू होती हैं, कि कैसे जो लाइट्स हैं वो चालू हो रही हैं, फिर एक्सटिंग्विश यानी बंद हो जाती हैं, फिर चालू होती हैं, फिर बंद हो जाती हैं. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिग्ड एवरीवेयर. बट फाइनली क्या होता है, जो डार्कनेस है यानी रात हो जाती है, और जो रात का अंधेरा है वो क्या करता है, वो रूल करने लगता है हर जगह. रिग्न मीन्स रूल. ठीक है, तो ये जो है ऐसा देखता है उनको कि लाइट जो है वो शाइन करती है, फिर बंद हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर शाइन होती है. बट फाइनली क्या होता है, जैसी रात होती है पूरी जगह पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है. एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. और वो चीज रिलेट कर पाती हैं, जैसे कि लाइट्स जो हैं वो चलती हैं फिर बुझ जाती हैं, वैसे ही जो इंसान है, जो मेन है या नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, कि अगर उनकी लाइफ भी स्टार्ट होती है यानी कि बर्थ होता है, तो एट द एंड कभी ना कभी फ्लिकर यानी कि एक्सटिंग्विश भी हो जाएगी, यानी कि बंद भी हो जाएगी वो लाइट, यानी डेथ आना जरूरी है. क्लियर? तो ये चीज जो है वो समझ पाती हैं कि जैसे लाइट जो है वो चालू होती है, इसका मतलब लाइफ में आपका बर्थ होता है, आप जन्म लेते हो, वैसे ही लाइट का एक्सटिंग्विश होना भी पक्का है, अंधेरा होना पक्का है, इसका मतलब आप भी कभी ना कभी डेथ को गले लगाओगे. क्लियर? तो इस तरीके से वो इससे रिलेट कर पाती है. डन? ऑल राइट. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. तो जब उनको समझ आ जाता है ना कि जैसे लाइट फ्लिकर करती है फिर बंद हो जाती है, वैसे ही लाइफ जो है आप बर्थ लेते हो, अल्टीमेटली आपको मरना भी है, यू हैव टू वेलकम डेथ, राइट. तो अब इस बार जो है कीसा गौतमी जब ये इंसिडेंट देखती है, उन्हें समझ आता है हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, यानी कि मैं जो हूँ अपने दुख में इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई, इतनी ज्यादा लालची हो गई हूँ. डेथ इज कॉमन टू ऑल. और ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि भाई डेथ तो सबके लिए कॉमन है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही अपना बेटा खोया है, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा ही चाइल्ड जो है इज अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, ऐसा सबके साथ होता है. क्लियर? तो वो अब ये एक्सेप्ट कर पाती है. Yet in this valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow, यानी कि ऐसी जगह जहां पे सिर्फ दुख ही दुख है. There is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. मेन जो मॉरल है ना वो यही है
कि ये जो पूरी दुनिया है वैली ऑफ डेसोलेशन, जहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है, यहाँ पे भी एक ऐसा कोई ऐसी चीज है जिसे अगर आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आप जो हो इमॉर्टल हो सकते हो। यानी कि इमॉर्टल मीन्स अमर, जो कभी नहीं खत्म होता। ठीक है, कैसे हो सकते हो इमॉर्टल? अगर आप सारी सेल्फिशनेस जो है खत्म कर दें, अगर आप अपने बारे में सोचना बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई खुद के बारे में सोचना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर एक चीज जो है ऐसे नहीं लेनी चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों होती है, मेरे साथ ही ये हो रहा है, मेरी ही जॉब चली जाती है, मेरा ही इंटरव्यू रिजेक्शन हो जाता है, एग्जाम्स में फेल मैं ही होता हूँ। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, सेल्फिश हो जाओगे। जैसे कि कीसा गौतमी जो है, उनको यही लग रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैंने अपना बेटा खोया है, राइट। तो वो अगर सेल्फिशनेस वाला जो पॉइंट है ना, जो लालच है, अगर हम वो बंद कर दें, वो जो है हमेशा के लिए अपनी लाइफ से हटा दें, तो डेफिनेटली हम जो है इमॉर्टल हो जाते हैं। क्लियर? The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. जो mortals हैं, mortal का मतलब those who are bound to die, यानी कि जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमें सेल्फिशनेस नहीं रखनी है, अपने बारे में नहीं सोचना है, ये सब चीज़ें अगर जिसने नहीं छोड़ी, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, शो ऑफ में, इन सब चीज़ों में बंधा हुआ है, वो जो है क्या होते हैं भाई? इस ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। वो हमेशा दुख, दर्द, सैडनेस, इन सब से ही सराउंडेड रहते हैं। और जिसने सेल्फिशनेस को हटा दिया, जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि डेथ रियलिटी है और हमेशा सही रास्तों पे चले, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाते हैं? इमॉर्टल। क्लियर? ऑल राइट। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature a living beings. क्या बोला गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसने जन्म लिया और वो खत्म नहीं होगा। हर कोई भी, वो एनिमल हो, वो क्रीचर हो, वो थिंग हो, या वो ह्यूमन बीइंग हो, जिसने भी बर्थ लिया है, डेफिनेटली उसको डेथ जो है वो तो आनी ही आनी है। और अगर आप ओल्ड एज पे पहुंचते हो तो उसके बाद डेथ होना तो क्या है? बिल्कुल निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और इसी तरीके का जो नेचर है या ट्रुथ है जो लाइफ का, वो यही है कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी। क्लियर? एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। क्यों बोला है कि ओल्ड एज ही फाइनली डेथ होती है उनकी? जैसे कि अगर राइप फ्रूट्स की बात करो, यानी जो फल पक चुके हैं, उन्हीं की सबसे पहले बारी होती है कि जैसे ही पकेंगे वो गिर जाएंगे, राइट। तो राइप हो चुके हैं यानी उनकी एज हो चुकी है, और वही जो है सबसे पहले गिरते हैं, यानी यहाँ डेथ के बारे में बात हुई है। क्लियर? सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो वैसे ही जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स का बर्थ हुआ है तो डेफिनेटली हम कभी ना कभी तो डेथ देखेंगे, राइट। तो जैसे कि फ्रूट्स हैं, अगर वो सीड जो है वो फ्रूट में चेंज हो चुकी है, वो राइप हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उनका फॉल होना तो निश्चित है, राइट। 100% श्योरिटी है कि वो जो है गिरेंगे। वैसे ही ह्यूमन बींग्स जो हैं, इफ दे हैव टेकन बर्थ, डेफिनेटली दे विल डाई वन डे। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. एक और एग्जाम्पल वो देते हैं, जैसे कि जो अर्थ पॉट्स बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं पॉटर्स, अगर वो बर्तन बनाते हैं, पूरा फॉर्म हो जाता है, तैयार हो जाता है, यानी एक वेसल का जन्म हुआ, राइट। फाइनली वो कभी ना कभी टूटेगा ही टूटेगा। तो ये जो है ना अल्टीमेट रियलिटी है। कोई चीज हो, जैसे थिंग है, अर्दन पॉट है, वो फ्रूट हो, राइप फ्रूट की बात हुई है, जैसे यहाँ वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, कोई भी जिसने जन्म लिया है, अल्टीमेटली उसको डेथ जो है वो देखनी ही देखनी है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. यहाँ पर गौतम बुद्धा ने बोला है कि कोई यंग हो या कोई एडल्ट हो, कोई वो हो जो फूल है, जो ना समझ है, जिसे समझदारी नहीं है, या वो जिसे सब पता है, जो वाइस है, हर कोई जो है वो पावर ऑफ डेथ के आगे गिरता ही गिरता है। यानी आप में कितना भी नॉलेज हो, आप कितने भी रिच हो जाओ, आपके पास सब कुछ क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको डेथ जो है वो तो फेस करनी है। जैसे कि एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, जिसे कुछ नहीं पता, कुछ नॉलेज नहीं है, उसको करना है। क्लियर? ऑल राइट। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. क्या लिखा है? Of those who overcome by death. ऐसा कुछ नहीं भाई कि जो है ना अपने बिल्कुल मर ही नहीं सकते, जो ओवरकम कर जाते हैं डेथ से। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो लाइफ से डिपार्चर ले चुके होते हैं। यानी कि जिसने ये सब जो चीज़ें हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो शो ऑफ है, सेल्फिशनेस है, अगर इन चीज़ों को जिसने खो दिया, बंद कर दिया भाई सेल्फिश होना, हमेशा अच्छी अच्छी बातें की, सबका भला चाहा, हमेशा जो शो ऑफ है या मटेरियलिस्टिक
मटेरियलिस्टिक चीज़ें उससे बिल्कुल टेम्प्ट नहीं हुए, तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, वो रियल लाइफ जीने लगते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी ऐसे पापा नहीं है, फादर नहीं है जो अपने बेटे को बचा ले। नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, किन्समैन मतलब रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकते। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि जैसे कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है हमारे घर में या कहीं पे भी, तो जो रिलेटिव्स हैं वो लैमेंट करते हैं। लैमेंट मीन्स एक्सप्रेस पैशनेट ग्रीफ अबाउट, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं, राइट। उस वक्त क्या हो रहा होता है, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, वन बाय वन किसी ना किसी की डेथ होती जाती है। जैसे कि लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक ऑक्स को किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि खाने के लिए या किसी भी रीजन की वजह से कैसे एनिमल को, जैसे ऑक्स को स्लॉटर यानी कि मारने के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स जो भी हैं वो भी एक एक करके डेथ को गले लगाते ही हैं जब आपके रिलेटिव्स या आप जो हो किसी और की डेथ पे रो रहे होते हो। क्लियर? ऑल राइट। So the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो जो world है वो afflicted है, afflicted means affected by suffering, disease और pain। जो world है वो पूरी तरीके से suffer कर रहा है, affect होता है किससे, death and decay से, हमेशा के लिए end से। Therefore the wise do not grieve, तो जो समझदार होते हैं ना वो रोते नहीं हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो रोते नहीं हैं। Knowing the terms of the world, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई डेथ तो होना ही था ना, ये तो कुछ ऐसा था जो हमें पता ही है सबके बारे में, तो फिर उसके बारे में दुख क्यों मनाना। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. गौतम बुद्ध ने बहुत प्यारी लाइंस बोली है यहाँ पर कि भले ही आप कितना भी रो लो, कितना भी दुख मना लो किसी की डेथ पे, बट उससे होगा क्या, वो तो वापस आएगा नहीं। आप अपनी बॉडी पे ही पेन अपना इंक्रीज करोगे, दर्द बढ़ाओगे, अपना सफ़र आप करोगे, यानी अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, खुद को सफ़र करा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करो जिससे वो सामने वाला वापस आ जाए। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. और फिर क्या होगा भाई, फाइनली वो जो इंसान जो लैमेंट कर रहा है, जो रो रहा है किसी की डेथ पे, वो खुद भी बीमार हो जाएगा, बट इससे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो डेथ हो गई है जिसके लिए वो लैमेंट कर रहा है वो वापस आ जाए, राइट। तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो क्यों रोना। क्लियर? ऑल राइट। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complain and grief. क्या लिखा है कि जो इंसान पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, रोना, ग्रीफ करना, कंप्लेन करना, हर चीज़ पे सैड होना, ये सब छोड़ देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने एरो बना दिया, जिसने ये सब चीजें छोड़ दी, डेफिनेटली वो पीस ऑफ माइंड गेन कर लेगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और जो इस सारी दुख सफरिंग से ओवरकम कर जाएगा, जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो कभी दुखी होगा ही नहीं और वो ब्लेस्ड होगा, यानी उसको भी एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। Now this was source Betty Renshaw, Values and Voices, a college reader। कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से लिखा है वो मेंशन है, काम की चीज़ नहीं है। मेन मोटिव क्या था इस पूरे चैप्टर का, ये बताना कि डेथ इज अल्टीमेट रियलिटी, सफरिंग्स आर अल्टीमेट रियलिटी। और अगर आप भी कीसा गौतमी की तरह ये एक्सेप्ट कर लो कि अकेले हम नहीं हैं जिसको सफ़र करना है, हर किसी को करना है, और इन चीज़ों को अगर इंपॉर्टेंस ना दें और पीस ऑफ माइंड खोजें, शांति बनाए रखें अपने दिमाग में, तो डेफिनेटली हम भी बोल सकते हैं कि एनलाइटेंड हो गए। क्लियर? ऑल राइट। चलिए इस चैप्टर की जल्दी से एक समरी देख लेते हैं, सो दैट वी गेट द जिस्ट ऑफ द कंप्लीट चैप्टर। Gautam Buddha was born to a North Indian royal family as a prince and was named Siddharth गौतम। तो गौतम बुद्ध जो है नॉर्थ की साइड पे कोई किंगडम है, वहां पर एज अ प्रिंस, प्रिंस मीन्स जो किंग का बेटा होता है, वैसे इनका जन्म हुआ है और इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। When he was 12 years old, he was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures, and upon returning 4 years later, he got married to a princess। और ये जो है इन्हें स्कूल भेज दिया जाता है जो है सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ पाएँ, ताकि ये रिलीजियस जो टॉक्स हैं वो गेन कर पाएँ। और फिर क्या होता है, आफ्टर 4 years ये रिटर्न बैक करते हैं and he is married to a princess. Soon they both had a son and they continued to live the royal life for about 10 years। और फिर क्या होता है, सिद्धार्थ गौतम को एक बेटा होता है, they have a son now, और फिर वो 10 years तक अपनी ऐसे ही रॉयलिटी भरी लाइफ जीते हैं।
The royals were shielded from all other unpleasant experiences of the world until one day. और जितने भी लोग थे ना इस पैलेस में, स्पेसिफिकली सिद्धार्थ गौतम, इनको शील्ड यानी कि प्रोटेक्ट करके रखा था कि इनको ना पता चले कि कोई भी सफरिंग्स होती हैं इस दुनिया में. On his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms. But एक दिन क्या होता है, जो गौतम बुद्ध हैं वो डिसाइड करते हैं कि आई वॉन्ट टू गो फॉर हंटिंग, और जैसे ही वो हंटिंग के लिए जाते हैं, ऑन द वे उनको 4 चीज़ें दिखती हैं जो मेजर सफरिंग्स हैं इस दुनिया की. वो है सिकनेस, एक सिक मैन, एज, ओल्ड एजेड मैन, देन पॉवर्टी यानी कि ये देखते हैं एक मॉन्क को जो कि अपने खाने के लिए भी भीख मांग रहे हैं, आर्म्स मांग रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पॉवर्टी है, राइट. नेक्स्ट था फ्यूनरल प्रोसेशन जो कि है डेथ. क्लियर, ऑल राइट. These experiences acted as eye openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. और ये सारी जो चीज़ें थी ना वो एक आई ओपनर की तरह काम कर रही थी. आंखें खुल गई किसकी, गौतम बुद्ध की, कि ऐसा सब भी होता है दुनिया में. और जब वो ये चीज़ें देखते हैं तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि आई विल लीव एवरीथिंग, मैं हर एक जो फैसिलिटी है मेरे पास उसे छोड़ दूंगा और मैं जो रियल नॉलेज है, जो हाई स्पिरिचुअल नॉलेज है वो गेन करूंगा. Upon attaining salvation यानी enlightenment, he began preaching. फिर वो प्रीच करने लगे, यानी जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने गेन किया है नॉलेज, वो दूसरे लोगों को भी देने लगे. He gave his first sermon in the city of बनारस. और जिसकी बात हुई है इस चैप्टर में, जो फर्स्ट प्रीचिंग थी इनकी, वो कहाँ थी, बनारस में. There was a lady named कीसा गौतमी whose son had died. हुआ क्या था, एक कीसा गौतमी नाम की लेडी है जिनका बेटा जो है वो नहीं रहा था. Suffering with unending pain, she went from house to house looking for a medicine to bring her son back to life. And because she was so much, in that pain, in that shock, she was not ready to accept that her son has died. तो वो जो है घर घर जाकर she used to ask for the medicine जिससे उनका बेटा वापस आ पाए. People started thinking that the lady had lost her senses. One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. And क्या होता था, whenever she went to any person जो जिससे भी ये मेडिसिन मांगती थी, they used to think that this woman जो है उसने अपने senses खो दिए हैं, she is not in her senses, and they used to tell her your son has died. क्लियर, बट वो मानने को तैयार नहीं थी. शी यूज टू गो टू एवरी पर्सन, और ऐसे ही होता है. एक दिन शी मीट्स अ मैन जो कि उनको बोलते हैं यू शुड गो एंड मीट लॉर्ड बुद्धा, बुद्धा जी से जाके मिलिए, मे भी वो आपकी हेल्प कर पाए. Buddha asked her to look for mustard seeds, and the seeds must be procured from a house that had seen no death. और गौतम बुद्धा के पास जब कीसा गौतमी जाती है, she cries for help. गौतम बुद्धा बोलते हैं go and get me a handful of mustard seeds, वो भी उस घर से जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो. Reinstated with hope, Kisa Gautami once again went on a search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. और वो इतना खुश हो गई, reinstated यानी वापस वो खुशियाँ आ गई उनके अंदर, वो होप आ गया कि नहीं अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा. और वो क्यों था, क्योंकि गौतम बुद्धा ने जो बोला था उनको लगा मे बी ऐसा तो कोई घर होगा, राइट, जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो. तो वो घर घर जाती हैं, मस्टर्ड सीड्स मांगती हैं. लोग मस्टर्ड सीड्स देने के लिए तो अग्री करते हैं क्योंकि उनको भी देखकर ये बुरा लगता है कि हाउ शी इज डूइंग समथिंग टू गेट हर सन बैक टू लाइफ. तो वो जो है मस्टर्ड सीड्स तो देते हैं, बट जैसे ही अपनी कंडीशन सुनाती हैं जो गौतम बुद्धा ने रखी थी कि आपके घर में किसी की डेथ हुई है क्या, तो पीपल यूज टू से कि भाई हमें हमारा जो दुख है, जो ग्रीफ है, वो वापस से मत बताओ, याद मत दिलाओ, क्योंकि हर एक घर होता है जहाँ पर डेथ इतनी हुई होती है जितने कि वहाँ के लिविंग लोग भी नहीं होते. क्लियर, तो ये जो है बहुत कोशिश करती हैं, बट कहीं से भी उनको ऐसा घर नहीं दिखता जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो. Disheartened, she sat at the edge of a road, thus realizing how selfish she had been. और वो एक दिन क्या करती हैं, थक जाती हैं जब वो भटक भटक के वो अपनी रोड साइड पे बैठ जाती हैं. उनको लाइट दिखती है कि लाइट कैसे जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, एंड फाइनली पूरा डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है. और उससे उनको समझ आता है कि एज द लाइट लाइट्स अप the way we are born, life is also extinguishing. हम भी किसी ना किसी दिन we will also welcome death in our life. Clear? तो इस तरीके से उनको realization होता है that she was being selfish. She became conscious to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life. और फिर उनको समझ आता है कि हर इंसान जो है mortal है, यानी कि अगर birth हुआ है तो death भी होगी, और ये एक cycle है life का कि आपको complete ये cycle follow करनी ही करनी है.
दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। लॉर्ड बुद्धा चाहते तो उनको डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, बट क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ सीखी जो बुद्धा ने इनडायरेक्ट वे में उनको समझाना चाहा, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाई और वो एक्सेप्ट कर पाई। According to Lord Buddha, feelings of grief and sorrow only increases man's pain and suffering, thus deteriorating his हेल्थ। गौतम बुद्धा का यही कहना था कि अगर कोई आप अनफॉर्चुनेटली किसी को लूज करते हो, तो जिस तरीके से आप रोने लगते हो, आप सौरव दिखाते हो, जो कि ऑब्वियस है, राइट, कितना भी बोल लो वी विल डू इट, राइट। तो ये चीज़ें गौतम बुद्धा के हिसाब से क्या करती हैं, पेन बढ़ाती है इंसान का। उससे क्या होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, जो इंसान चला गया वो वापस नहीं आता है। Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed। और इसीलिए कोई भी इंसान जो है, he should be ready to accept the fact कि हर कोई जो है उसको डेथ होना ही है, भाई डाई करना ही है। One person has to die if he has been born। और अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, सेल्फिशनेस छोड़ देते हो, डेफिनेटली वही पर्सन एक वाइज पर्सन कहलाएगा, एंड दैट पर्सन ऑल्सो गेन्स द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our chapter, which is the sermon at Banaras, जो कि गौतम बुद्धा की स्टोरी है about the very first teaching or preaching he gave at Banaras regarding कीसा गौतमी। I hope आपको पूरा introduction about Lord बुद्धा की किस तरीके से उनको enlightenment मिला, किस तरीके से बौद्धि ट्री की बात हुई है, और उनका जो first sermon था उससे वो क्या सिखाना चाहते थे, वो सब clear हो गया। Now we will see in the next video the poem जो कि mentioned है इस chapter में। So we will meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself.